नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश योगी कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के टॉपिक पे। ठीक है, प्रस्तावना का हिंदी में दूसरा नाम है उद्देशिका। हिंदी में प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे प्रेम्बल कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में इसके 2-3 नाम यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को हिंदी में अन्य नाम उद्देशिका के नाम से और अंग्रेजी में इसको प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है, ये विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना इनकी बनाई गई थी, जिसमें संविधान का पूरा सार इकट्ठा किया गया था। इसी तरह से हमारे भारत के संविधान की भी एक छोटी सी प्रस्तावना है, जिसके अंदर पूरे भारत के संविधान का सार रूप प्रदर्शित किया गया है। प्रस्तावना का मूल स्रोत जो है, प्रस्तावना का मूल स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने की तारीख है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रखना, प्रस्तुत के अलावा पारित करने की तारीख भी पूछी जाती है। इस बार रीट के एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने की जो तारीख है वो है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। लेकिन इससे पहले प्रस्तुत करने की जो तारीख है वो है 13 दिसंबर 1946। अब ध्यान दीजिए कि प्रस्तावना की शुरुआत जिन शब्दों से होती है वो शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इन शब्दों का मतलब ये है कि भारत का संविधान जो बनाया गया था उसका मूल स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता है। भारत की जनता ने भारत का संविधान बनाया है। इस बात का हम भारत के लोग शब्द है ये परिचय देते हैं, और ये शब्द भारत की जनता को इंगित करते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत का संविधान बनाकर भारत को क्या बनाना चाहते हैं? सबसे पहले है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान बनाकर भारत को क्या बनाना चाहते हैं? गणतंत्र बनाना चाहते हैं। गणतंत्र के बाद में प्रस्तावना में हम भारत के लोग सभी भारतीय लोगों को क्या देना चाहते हैं? न्याय देना चाहते हैं। न्याय के बाद में तीसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है स्वतंत्रता, कि हम भारत के लोग भारत का संविधान बनाकर भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। इसी प्रकार 4 नंबर पे समानता का उल्लेख है और 5वें नंबर पे बंधुता का उल्लेख है। प्रस्तावना में गणतंत्र की जो विशेषताएं बताई गई हैं वो 4 हैं। 4 विशेषताएं हैं। न्याय के अंदर 3 बातें हैं, स्वतंत्रता में 5 प्रकार की बातें हैं, समानता में 2 प्रकार की बातें हैं और बंधुता में 3 प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय गणतंत्र की 4 विशेषताएं हैं। ये 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी।
तीसरा है पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ध्यान दीजिए मित्रों, सबसे पहले भारत के प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो गणतंत्र शब्द से होती है। सबसे पहले इसमें गणतंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि जो देश अपने देश के अंदर और बाहर कोई भी कार्य करता है वो सब में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। भारत 1950 से पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार भारत में शासन होता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद में भारत के अंदर और बाहर भारत की सरकार जिस तरह से चाहती है उस तरीके से कार्य कर सकती है, इसलिए भारत आज क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना हुआ है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये होता है कि जितने भी संसाधन होते हैं उनको समाज के सारे लोगों को समान रूप से वितरित किया जाता है, उस देश को समाजवादी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना भारत का व्यू है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। लोकतांत्रिक का मतलब जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। इसके बाद है न्याय। न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सबसे पहले है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के बाद में है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय के बाद में है राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। 3 नंबर पे है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले है विचार करने की स्वतंत्रता। विचार करने के बाद में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। विचार अभिव्यक्ति के बाद में है विश्वास की स्वतंत्रता, और विश्वास के बाद में है धर्म, और धर्म के बाद है उपासना की स्वतंत्रता। समानता में केवल 2 प्रकार की बातें की गई हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर को बढ़ाने वाली स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुता में 3 बातें हैं। सबसे पहले है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। बढ़ाने वाली बंधुता। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो शुरुआत सबसे पहले इस चीज़ से होती है कि प्रस्तावना का हिंदी में दूसरा नाम है उद्देशिका। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, प्रीम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का मूल स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया था, और इसके बाद संविधान सभा के लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया। जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य स्पष्ट हुआ, और इसके बाद में हम लोगों ने संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद में जो प्रस्तावना है, इसमें संविधान का सार रूप प्रदर्शित किया गया है। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो हम भारत के लोग शब्दों से होती है, और हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, सबसे पहले गणतंत्र बनाकर भारत के सभी लोगों को क्या देना चाहते हैं,
न्याय देना चाहते हैं। न्याय के बाद स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और स्वतंत्रता के बाद है समानता और समानता के बाद है बंधुता यानी भाईचारे की भावना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गणतंत्र की कितनी विशेषताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। 4 विशेषताएं हैं। न्याय में कितने प्रकार की बातें हैं? 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। समानता में केवल 2 बातें हैं और बंधुता भाईचारे में पहले 2 बातें हुआ करती थी, बाद में 42वां संशोधन करके इसमें तीसरी बात भी जोड़ी गई है। तो अब ध्यान दीजिए, गणतंत्र में जो 4 विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद है समाजवादी, समाजवादी के बाद है पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बाद में है लोकतांत्रिक गणराज्य। गणतंत्र के बाद में न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सबसे पहले है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के बाद है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय के बाद में इसमें बात की गई है राजनीतिक। तो इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में लगभग सारी बातें जो हमारे संविधान के मूल अधिकारों में की गई हैं वो सारी यहाँ पे हैं। 5 प्रकार की बातें यहाँ पर की गई हैं। सबसे पहले है विचार करने की स्वतंत्रता, जो भी विचार किया गया है उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और अपने विचार को विश्वास के साथ प्रकट करने की स्वतंत्रता, और जो भी धर्म है धर्म के साथ उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता में सिर्फ 2 बातें हैं। समानता में है प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब है कोई भी पद, कोई भी बड़ा पद, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का पद है, उस पद को प्राप्त करने का अवसर सभी लोगों को समान रूप से दिया जाएगा। बंधुता के अंदर है 3 बातें। बंधुता का मतलब भाईचारा, हमें कैसा भाईचारा रखना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़े। गरिमा का मतलब मान सम्मान बढ़े, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता बनी रहे, हमारा देश हमेशा एक होकर रहे। और लास्ट के अंदर है और अखंडता, और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, यानी हमारे देश के और ज़्यादा टुकड़े ना हो, क्योंकि पहले से ही हमारे देश के 3 टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो इन सब के साथ में प्रस्तावना को, ये सारी 5 उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं। इनके साथ साथ प्रस्तावना को स्वीकार करने की बात जो लिखी गई है, वो प्रस्तावना के अंदर भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और पारित करने की जो तारीख है वो तारीख है 26 नवंबर 1949। इस तारीख को हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। इस तारीख के साथ में हिंदी महीना भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। जो हिंदी महीना है वो है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। हिंदी महीना है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, यानी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल सप्तमी तिथि को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इस समय विक्रमी संवत जो था वो विक्रमी संवत था 2006। ध्यान रखना, विक्रमी संवत और ईसवी सन के अंदर 57 वर्ष का अंतर होता है। विक्रमी संवत हमेशा कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे वर्तमान के अंदर 2022 के अंदर ईसवी सन 2022 है, तो अब वर्तमान के अंदर विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? विक्रमी संवत 2079 ये विक्रमी संवत वर्तमान के अंदर चल रहा है। तो 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को भारत का संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत के अलावा इसके साथ साथ क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। और अधिनियमित के साथ साथ में हमारे भारत के संविधान को आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना या स्वीकृत करना। अधिनियमित का मतलब होता है पारित करना या पास करना। आत्मार्पित का मतलब है अपनाना या अपनाया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपने इतना ही। आगे की क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है।